कथा है वो मत्स्य पुराण में हमें प्राप्त होती है कि पुराने समय में जब अंधकासुर के साथ शिव जी का युद्ध चल रहा था, उस समय शिव जी ने अपने स्वरूप को बहुत विकराल बना लिया और उस विकराल स्वरूप से जब उनके माथे पर पसीना आता है तो उस माथे के पसीने को वो झटक कर जमीन पर गिराते हैं। अंधकासुर का जब वध हो जाता है तो उस पसीने के कारण वहां पर एक विशाल काय पुरुष की उत्पत्ति होती है जो वास्तु कहलाता है। वैसे सबसे बुरा जो है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे खराब होता है वास्तु के। जिसे हम संस्कृत में ईशान कोण कहते हैं, जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है, ईशान कोण। वहां पर अगर किसी का टॉयलेट है तो सबसे खराब वो वहां पर माना जाता है। और अगर आपको शौचालय बनाना है तो याम्य राक्षसयोर मध्य पुरीश त्याग मंदिरम। याम्य यानी कि दक्षिण, राक्षस यानी कि नैऋत्य दिशा, जो अपना साउथ वेस्ट का एरिया है। तो साउथ से लेकर साउथ वेस्ट का जो एरिया है वहां पर आप कहीं भी जो है टॉयलेट अपना बना सकते हैं। स्पेशली आप जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, तो नए लोग जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा टिप्स हो वास्तु का कि उनको कैसे अपने व्यू बढ़ाने के लिए, आगे इस क्षेत्र में जाने के लिए उनको स्टूडियो को कैसे डिजाइन करें, कहाँ पर वो गेस्ट को बिठाएं या खुद बैठे या प्रश्न पूछे, तो इस तरीके के कुछ टिप्स आप दें अपनी तरफ से। देखिए, नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो पॉडकास्ट है वो वास्तु के ऊपर होने वाली है, वास्तु क्या है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं श्री विष्णु जी, जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं। इनका जो अनुभव है आज तक का, करीब 7 साल का अनुभव इनका अब तक रह चुका है। ये आज अपने अनुभव का पूरा बताने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार विष्णु जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रारंभ करें। आज जो हमारा प्रश्न रहेगा कि लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि वास्तु क्या है, और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में वास्तु क्या है, कब प्रारंभ हुआ, ये कैसे आज हम वास्तु को लेते हैं अपने जीवन में, उसको लेकर के प्रश्न है। तो आप पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि वास्तु क्या है। ओम नमो भगवते वास्तु पुरुषाय कपिलाय च पृथ्वीधराय देवाय प्रधान पुरुषाय च सकल गृह प्रासाद पुष्करोद्यान कर्मणि विहारंभ प्रथम काले सर्व सिद्धि प्रदाय वास्तुमूर्ति महाकाय भूशय्या विरत प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। ओम वाम वास्तु पुरुषाय नमः। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि वास्तु क्या है, वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर वास्तु शब्द कैसे आया और इसके पीछे की कथा क्या है, तो छोटी सी कथा है इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि वास्तु का जो उदाहरण है, जो कथाएं हैं, इसकी कई सारे हमारे पुराणों में इसको प्राप्त होती है। नारद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में इसकी कथाएं हमें प्राप्त होती है। सबसे मुख्य जो इसकी कथा है वो मत्स्य पुराण में हमें प्राप्त होती है कि पुराने समय में जब अंधकासुर के साथ शिव जी का युद्ध चल रहा था, उस समय शिव जी ने अपने स्वरूप को बहुत विकराल बना लिया और उस विकराल स्वरूप से जब उनके माथे पर पसीना आता है तो उस माथे के पसीने को वो झटक कर जमीन पर गिराते हैं। अंधकासुर का जब वध हो जाता है तो उस पसीने के कारण वहां पर एक विशाल काय पुरुष की उत्पत्ति होती है जो वास्तु कहलाता है। उस वास्तु पुरुष उत्पन्न होते ही बहुत विकराल शरीर वाला, बड़ा, देखने में थोड़ा भयानक, क्योंकि शिव जी का स्वरूप उस समय बहुत विकराल था। तो उसने क्या किया, प्रकट होते ही जो उसका रक्त गिरा हुआ था अंधकासुर का, उसको पीना शुरू कर दिया। रक्त को पीने के बाद उसकी प्यास नहीं बुझी, उसकी भूक्षा यानी कि भूख नहीं मिटी। वास्तु ग्रह क्या है? वास्तु एक आकृति है जो शिव के ही अंश से प्रकट हुआ है। शिव का स्वरूप उस समय विकराल था, इसलिए वो राक्षस की तरह दिखने वाला उसका स्वरूप हो गया। जब उसकी भूख नहीं मिटी तो भगवान शिव से वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मैं अब आगे क्या करूं। तब शिव जी कहते हैं जाओ खाओ। अब उसको ये नहीं बताया क्या खाओ। वो चला गया पृथ्वी पर भ्रमण करने। पृथ्वी पर उसको वनस्पतियां दिखी, खाने के फल दिखे, वो सब खाता चला गया। जब वो खत्म हो गया, जिस प्रकार से वो खा रहा था, ऋषि मुनि घबरा गए कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब ये हमें भी खाना स्टार्ट कर देगा। इस भय के कारण जितने भी ऋषि मुनि थे सभी गए ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु ऐसे ऐसी बात है, अब हमें क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आप सब उनको अपनी पूरी बल और शक्ति के साथ सभी के सभी देवता जाकर उसको अधोमुख यानी कि नीचे की तरफ मुख कर उसको लेटा दीजिए और उसके ऊपर जाकर बैठ जाइए, क्योंकि उसको मारना संभव नहीं है, क्योंकि वो शिव का अंश है।
बिल्कुल। तो सभी देवता जाकर अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसे 45 भागों में बैठ जाते हैं, तो 45 प्रकार के देवता, तो वहीं पर वो स्थिर हो जाता है। तो वास्तु को क्या संज्ञा देनी आपके मत अनुसार ठीक है, देव संज्ञा या फिर राक्षस, क्योंकि उसने जो प्रकृति का विनाश किया है, या बोल सकते हैं उसने असुरों का नृत्य कार्य किया किया है, है। असुरों के जैसे कार्य किया है। तो इस प्रकार पे आपका क्या मत है इसमें, देखिए, शास्त्र का क्या मत है? उत्पत्ति जो हुई वो जरूर आप कह सकते हैं कि विकराल और भयानक है। जी। हालांकि उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, मनुष्य या किसी प्राणी पशु को किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई। तो जब जाकर ये जब भय था ऋषियों को, उनको पता था कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, इसी भय के निवारण के लिए वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो तभी ब्रह्मा जी ने उनको ये उपाय बताया कि आप जाके उनके ऊपर बैठ जाइए। बैठने के बाद वो स्वयं कहते हैं, वास्तु पुरुष कहते हैं कि आपने मेरे साथ ये तो गलत कर दिया, क्योंकि मेरा कार्य तो खाना था, मुझे तो मेरे स्वामी ने आदेश दिया कि खाओ, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि आप जहाँ हो अभी वहीं स्थिर रहोगे, लेकिन आने वाले समय में जो भी भूमि से संबंधित कार्य करेंगे, जो भी घर बनाएंगे, गृह प्रवेश करेंगे, तालाब आदि का निर्माण करेंगे, वहाँ आपको बलि दी जाएगी, भोग लगाया जाएगा, आपकी पूजा करी जाएगी, उससे आप उनको प्रसन्न होकर वरदान देंगे। अभी जैसे आपने बताया कि ये पूजन करने से पूर्व की विधि है, तो इसी पर एक मेरा प्रश्न था, क्या वास्तु जो हम आज का वास्तु देखते हैं, जैसे बात करें मॉडर्न वास्तु की जी, वो क्या करते हैं, कई बार घरों को बनने के बाद भी वास्तु उसमें कुछ दोष निकालते हैं। तो एक बात क्लियर करें आप कि क्या वास्तु पहले की प्रक्रिया है घर बनने से या बाद की प्रक्रिया है? जी, क्योंकि ये दोनों बड़ा ही प्रश्न रहता है कि आप फ्लोरिंग सिस्टम में आ रहे हैं, तो तो अब बिल्डिंग बननी है तो वो तो 25 फ्लोर की भी बनेगी। तो एक बार घर बनने के बाद क्या तोड़ना उचित है, या उससे पहले पूर्व हमें वास्तु का नियोजन करना चाहिए, उसको पूरे तरीके से देखकर फिर प्रारंभ करना चाहिए? उस क्लेरिफाई करें एक बार। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। लोगों को इसके बारे में अभी पूर्णतया जानकारी नहीं है कि वास्तु है क्या। उस चीजों को उठा के यहाँ से वहाँ रखना ही वास्तु नहीं है। हाँ। क्योंकि वास्तु हमारी प्राचीन कला है, ऋषि मुनियों की देन है, तो हमें उसे उस दृष्टिकोण से देखना होगा। वास्तु जो विद्या है वो घर बनाने से पूर्व की प्रक्रिया है। आपको जो घर है वो घर बनाने से पहले ही उसको इस प्रकार से डिजाइन कर लेना है कि आपको घर बनाने के बाद उसको ठीक करने की आवश्यकता न पड़े। आप वास्तु विद्या के जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उस शास्त्र की जानकारी से, उस शास्त्र के ज्ञान से उसको इतना अच्छा बना देना है कि वापस आपको उसकी आवश्यकता ना पड़े, उस घर को तोड़ने की या वापस बनाने की। अब जो आपने बात करी कि मॉडर्न वास्तु की, देखिए मॉडर्न वास्तु शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र दृष्टिकोण से उसको 100% हम सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, जैसे आपने बताया कि फ्लोर वाइज जो घर बनने लगे हैं उसमें लोग रह रहे हैं, तो अब उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए कुछ आचार्यों ने मिलकर इसमें अपने मत और अपने एक्सपीरियंस को लगाया और तब जाके एक मॉडर्न वास्तु करके उन्होंने अपना एक ग्रंथ, एक लिटरेचर जो है बनाया। अब उस ग्रंथ के आधार पर कुछ चीजें होती हैं। जैसे सबसे बुरा जो है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे खराब होता है वास्तु के। जिसे हम संस्कृत में ईशान कोण कहते हैं, जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है, ईशान कोण। वहां पर अगर किसी का टॉयलेट है तो सबसे खराब वो वहां पर माना जाता है। जैसे कि अगर आप दिशा की बात कर रहे हैं, तो किस दिशा में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि अभी आपने टॉयलेट की ही बात की, इसी में प्रश्न करते हैं किस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए? जी बिल्कुल। टॉयलेट और शौचालय में फर्क है? बिल्कुल जी। ये आपने दो प्रश्न किए। पहला तो आपने द्वार से संबंधित किया। आजकल तो नॉर्मल लोगों को भी इतना ज्ञान है कि पूर्व दिशा का द्वार सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व और उत्तर में खुलने वाले द्वार सबसे श्रेयस्कर होते हैं। दक्षिण दिशा को जितना बंद रखा जाए, जितना उठा हुआ रखा जाए, जितना भारी रखा जाए, उतना अच्छा होता है। आप दक्षिण दिशा में अपनी पार्किंग वगैरह भी बना सकते हैं, वहाँ पर अपना स्टोर रूम भी बना सकते हैं, अपना मुख्य जो शयन कक्ष है, मास्टर बेडरूम, वो भी वहाँ बना सकते हैं। आपको पूरब और उत्तर दिशा में जो है अपने घर के मुख्य द्वार को रखना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल पूरब में, जैसे कि एक ईशान कोण हो गया। जी जी। ईशान कोण की तरफ द्वार रख सकते हैं। हाँ, जिस हिसाब से आपकी व्यवस्था बन रही हो, घर का जो प्लॉट जिस हिसाब से आपको व्यवस्था दे रहा हो, जहाँ पर आपको उचित लग रहा हो, मतलब पूर्व से संबंधित जो भी दिशाएं हैं, अगर वो दक्षिण पूर्व पे है तो चलेगा। दक्षिण पूर्व का भी कुछ अग्निकोण तक भी द्वार उतना श्रेयस्कर नहीं होता है। जितना हो सके आपको ईशान से पूर्व के बीच में रखना है, उत्तर तक रखना है, उत्तर से पश्चिम की ओर भी नहीं आना है।
आपको नॉर्थ से बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं आना है, तो वहां तक ही रहना है, वो वहां पर श्रेयस्कर होगा। दूसरा, आपने स्नानागार की बात स्नानागार करी कि शौचालय और जो टॉयलेट वगैरह आजकल है जो या बाथरूम वगैरह, उसमें जी। क्या फर्क है, उसको कैसे हम डिजाइन करेंगे और वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए। कैसे? देखिए, जो बृहद संहिता ग्रंथ है, जो वास्तु का जो मुख्य ग्रंथ है, वास्तु सौख्यमादि या विश्वकर्मा प्रकाश है, उनमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि प्राच्यान दिशि स्नान गृहम, पूर्व दिशा में, बिल्कुल एग्जैक्ट पूर्व में स्नान गृहम, यानी कि स्नान वो नहाने वाला घर होता है, और टॉयलेट मैं बता देता हूँ, हाँ। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नहाने के लिए जो है वो वहाँ पर अगर शार वगैरह आप लेते हैं तो वहाँ आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको शौचालय बनाना है तो याम्य राक्षसयोर मध्य पुरीषद त्याग मंदिरम, याम्य यानी कि दक्षिण, राक्षस यानी कि नैऋत्य दिशा, अच्छा। जो अपना साउथ वेस्ट का एरिया है। तो साउथ से लेकर साउथ वेस्ट का जो एरिया है वहां पर आप कहीं भी जो है टॉयलेट अपना बना सकते हैं। स्पेशली आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि साउथ दिशा में जो है टॉयलेट अच्छा होता है। फिर भी साउथ से थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप बनाएंगे टॉयलेट को, तो सबसे अच्छा वहां पर माना गया है। देखिए, अगर आज बात करें कि घर में क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि मास्टर बेडरूम, जो उस मालिक का वो होता है कमरा। दूसरा, बच्चों के लिए कमरा। अगर आज मॉडर्न जमाने में देखें तो बच्चों के लिए कमरा निर्धारित कर देते हैं, एक टॉयलेट। दूसरा कि भगवान के लिए मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए? जी, मास्टर बेडरूम भी बहुत अच्छा, ये भी आपका प्रश्न है। देखिए, मास्टर बेडरूम है यानी कि जो घर का स्वामी है, गृह स्वामी, जो लैंडलॉर्ड है, यानी जिसका उस घर के भूमि पर या उस घर पर अधिकार है, जिसके अधिकार में वो घर आता है, उसका जो बेडरूम है वो बिल्कुल साउथ में होना चाहिए, बिल्कुल साउथ। साउथ में होना चाहिए। और साउथ में होने से जो घर का जो मुखिया है जी। वहां वो सोएगा, उसका सर भी मैं आपको बता देता हूँ सोने की दिशा की तरफ होनी चाहिए। हाँ, सोने की दिशा उसका की जो तरफ। सर है जी। वो भी साउथ में होना चाहिए। अच्छा, बेड का जो सिराना करेगा वो साउथ की तरफ साउथ ही की ओर करेगा। होगा, उसका जो पैर हो जाएगा वो नॉर्थ की तरफ चला ठीक जाएगा। है, ठीक है। तो वो जो है साइंटिफिकली भी और वास्तु दृष्टिकोण से भी वो सोने के लिए या जो घर का स्वामी है उसके लिए मास्टर बेडरूम के लिए वो जगह अच्छी है। दूसरा, अगर जो दूसरा बेडरूम की बात करते हैं, अब न्यूली जोड़े को कहाँ रहना चाहिए, जो नैना जिसकी नई नई शादी हुई है उसको किस दिशा में रहना चाहिए। मास्टर बेडरूम का तो हमने समझ लिया कि साउथ में होना चाहिए, और जो नया नया जो कपल है जिसकी शादी हुई है उसको जो है नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो सबसे अच्छा होता है। आपको किसी भी अपने सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करना है, इंटीमेसी को अच्छा करना है, वहां पर इस चीज को लेकर तो ये दिशा बताई गई है। इसी पर एक मेरा प्रश्न है, आपको रोकना चाहूंगा मैं, कि जैसे आज बदलता समाज है, तो यहाँ लिव इन रिलेशनशिप की बात चल रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि उनके लिए, जब हम बेडरूम तो नहीं होता है लिव इन रिलेशनशिप में, मोस्टली लोग रेंट पर लेकर रहते हैं, तो क्या ऐसी चीजें अपने रूम के अंदर डेकोरेट करें, या वॉल हो गई या फिर चित्र हो गए, कि उनकी लाइफ आगे तक गृहस्थ तक बदल सके, क्योंकि वो रिश्ता लंबा चले। ये क्या होता है, लिव इन में रहते हैं और तोड़ देते हैं जी, तो वो चीज ना रहे और उसको गृहस्थ में भी आए और आगे भी जीवन उन दोनों का अच्छा रहे। तो पहले से वो क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने रूम के अंदर, या किस दिशा में उनका रूम हो सकता है, या रूम रेंट पे लेते हैं तो किधर को सर करके सो सकते हैं, इत्यादि जो भी थिंग्स होती हैं, छोटी छोटी 2-4 उपाय ऐसे कुछ बताएं जिससे हमारे आज के यूथ को भी कुछ सहायता मिल सके। जरूर। देखिए, जो लिविंग रिलेशनशिप है शास्त्रों में भी पुराणों में भी इसको गांधर्व विवाह करके बताया गया है, जो बिना शास्त्र संबद्ध, बिना वेद मंत्रों के द्वारा बस एक वर और कन्या की अनुमति हो, दोनों की रजामंदी हो तो विवाह हो जाता है, तो वो गांधर्व विवाह है। तो इस गांधर्व विवाह या प्रेमवश होकर जो कपल्स रहते हैं एक साथ, अगर वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, एक छोटे घर में रह रहे हैं, या रेंट पे रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अपने बेडरूम के पास, अपने सिरहाने के पास कुछ मोर के पंख लगाएं। कुछ मोर के पंख रखने से भी उनका जो रिलेशनशिप है, उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा, चाहें कि अपने घर के नॉर्थ साइड में या तो वेस्ट साइड में कुछ ब्लू रंग का जो है, ब्लू कलर का बल्ब या कोई लाइट्स वगैरह लगाने से भी वो वहाँ पर उनकी जो लव पावर है वो उनके अंदर और ज़्यादा लव मेकिंग होता है, और ज़्यादा उनका प्यार जो है वो अच्छा होता है। तो वो वहाँ जो है उनको ब्लू कलर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, फ्राइडे के दिन अगर वो चाहे तो इत्र आता है, परफ्यूम की बात नहीं है, इत्र आता है। इत्र को जल में डालकर नहाने से भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। अगर वो दोनों फ्राइडे के दिन ऐसा करते हैं कि इत्र डाल के पानी में नहाते हैं, इत्र का प्रयोग करते हैं शरीर में, तो भी जो है उनका लव
जो है स्ट्रॉन्ग होता है, और मोर के पंख रखने से भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दोनों में बनती है। रूम का भी स्पेसिफिक कोई कलर रख सकते हैं या कोई पेंटिंग लगा सकते हैं, जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए पेंटिंग्स तो जितना हो सके आपको पॉजिटिव पेंटिंग्स लगानी है, बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर नहीं होने चाहिए, डार्क कलर नहीं होने चाहिए। स्पेशली आपका जो आग्नेय कोण है, जो अपना साउथ ईस्ट का कॉर्नर है, जी। वहाँ पर कोई भी ब्लैक पेंटिंग नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नोट करने वाली बात है, क्योंकि ब्लैक पेंटिंग होने से वहाँ पर आपको अड़चने आएंगी, लाइफ में जो सक्सेस है आपको नहीं मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लोन वगैरह आप ज़्यादा लेने लग जाएंगे, आपको लोन चुका नहीं पाएंगे, आपको लाइफ में कोई टारगेट आपका जो है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। स्पेशली जो साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है, वहाँ पर ब्लैक पेंटिंग्स नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी जो पेंटिंग्स है, स्पेशली जो भगवान की पेंटिंग है, आपको साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है, ईशान कोण में। उसके अलावा भगवान की पेंटिंग आप पूरे घर में कहीं मत लगाइए। मंदिर के विषय में अगर बात करें तो मंदिर जो है वो ईशान कोण में ही सबसे अच्छा होता है। आपको पूरे घर में कहीं उसके अलावा मंदिर या भगवान से संबंधित किसी भी चीज़ों को नहीं रखना है। आपको अपने रसोई में या अपने बेडरूम में कहीं भी इस प्रकार की कोई भी भगवान की पेंटिंग्स हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, आपको वहाँ नहीं रखना है। ईशान कोण जो है अपना नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है वो सबसे बेस्ट है। आजकल जैसे आपने देखा होगा, घरों में आप जाते हैं, विजिट करते हैं, वास्तु के लिए जाते ही हैं बहुत सारी जगह, तो जो लोग बीच में पॉट्स टाइप के आजकल आने लगे हैं, भगवान के स्टैचू लेते हैं, उसके ऊपर धूप लगाते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो क्या ये सही है या लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? देखिए शास्त्र दृष्टि से बिल्कुल गलत है। भगवान को आप भाव के लिए मंदिर में रखना अच्छा है, आप उनको ऐसा शो पीस के लिए आप ऐसा लगा के नहीं रख सकते। क्योंकि मॉडर्न वास्तु इन चीजों को आजकल बता रहा है, मैंने देखा है कई जगह कि आप नीले कलर के भगवान की प्रतिमा ले आइए या फोटो ले आइए, इस जगह लगा दीजिए तो वो अच्छा हो जाएगी। तो ये चीजें क्या वो तत्वों को एक्टिव करने के लिए उस कलर से संबंधित चीजों को वहाँ पर वो सजेस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा कलर थेरेपी particular- नाम की कोई चीज है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मॉडर्न वास्तु में कलर्स को लेकर भी बहुत ज्यादा वहाँ पर विश्लेषण किया गया है। कलर्स क्या होने चाहिए, जैसे- आकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कलर्स क्या होने चाहिए, वो एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ओवरऑल जो वास्तु है पंचतत्व पे ही है बना हुआ, क्योंकि घर में जो जितनी भी चीजें बन रही हैं, ईंटे से लेकर, मिट्टी से लेकर, पत्थर से लेकर, वो सब कुछ पंचतत्व के अंदर ही आता है। बिल्कुल। तो उस पंचतत्व को एक्टिव करने के लिए वो अलग अलग रेमेडीज बताते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भगवान का स्टैचू वहाँ रखने से ऐसा होगा, वो उस कलर से संबंधित चीजों को रखने से, पोस्टर लगा देने से, टाइल्स को लगा देने से वहाँ वो कलर एक्टिव होगा, वो एलिमेंट एक्टिव होने से वहाँ वो ठीक हो जाएगा। जैसे अगर हम रेमेडीज की बात ही कर रहे हैं अभी, जैसे आपने रेमेडीज बोला, तो कुछ प्राचीन जो हमारा वास्तु है उसमें भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं या ऐसी नहीं पाई जाती? क्योंकि मॉडर्न में बहुत अलग भिन्न आप ये तरीके। जानते हैं वो तो पहले करना चाहिए, पहले करना चाहिए। प्राचीन वास्तु को। तो क्या कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, जो छोटे छोटे परिवर्तन घर में सुखद वातावरण निर्माण प्राचीन करते हैं, वास्तु उसके के बारे जी, में? देखिए प्राचीन वास्तु जैसा कि मैंने पूर्व में बताया जी। कि वास्तु घर बनाने से पहले की विद्या है, तो फिर भी अगर ऐसा कुछ दोष आ जाता है तो उसके लिए वास्तु केवल एक ही परमिशन हमें देता है, जो हमारा वास्तु शास्त्र है, वो कहता है कि वास्तु पूजन करें। वहाँ पर जो मैंने 45 देवताओं के बारे में बताया, जो वास्तु पुरुष के ऊपर जाके बैठ गए थे, उसके चोटी से लेकर पैर के पंजे तक, अंगूठे तक, वहाँ जाकर जो जितने भी देवता बैठे थे, आपको उन्हीं को घर में निर्माण करना है, विधिवत उनका आवाहन करके वैदिक मंत्रों के द्वारा। क्योंकि वास्तु एक शास्त्र है, तो शास्त्र के अनुसार ही उसका पूजन होगा। तो उन सभी का पूजन वहाँ पर करके हमें उनसे प्रार्थना करनी होगी। वास्तु बनने के बाद वास्तु घर को तोड़ने की परमिशन भी नहीं देता है। आप घर को तोड़ नहीं सकते हो, अपने अनुसार उसका कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो। अगर आप वास्तु को उस दृष्टि से देखेंगे, अगर उसका आप मानते हैं तो उसको पूरा आपको फॉलो करना होगा। तो आपको उसको तोड़ना नहीं है, कुछ बदलना ज़्यादा नहीं है। आप वास्तु पूजन कर सकते हैं, जिससे जो दोष घर में उत्पन्न हो रहे हैं वो शांत हो सके और आपको फिर अच्छा पॉजिटिव उसका प्रभाव देखने को मिले। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम आधुनिक चीज़ें करते हैं, उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन सबसे अच्छा होता है। किसके लिए? जो यूट्यूबर्स हैं, जो इसको करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में आना चाह रहे हैं, यूट्यूब में आना चाह रहे हैं, गेमिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो यूट्यूब से संबंधित चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो सबसे अच्छा है। वहाँ पर अपना वो स्टूडियो या अपना रूम जो भी सेटअप है अपना, वो वहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और इस तरह का जो हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, अपने गेस्ट को बुलाकर उनको फेस करना है, उनसे बातचीत करनी है, तो कैसा होना चाहिए? तो सबसे अच्छा है जो गेस्ट होगा
उसका फेस ईस्ट में होना चाहिए, पूर्व दिशा में होना चाहिए। जी। आप जो पूछने वाले हैं आप उनको सामने से पूछ सकते हैं, या तो आप उनके सामने से बैठकर, यानी आपका फेस पश्चिम में हो जाएगा जी। और जो गेस्ट का फेस है वो पूर्व दिशा में हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा है। हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा टिप्स देना चाहे वास्तु के रिगार्डिंग, जो लव लाइफ और पर्सनल लाइफ और जो भी इकोनॉमिकल उनका चल रहा है वो अच्छे नहीं होते, तो उनको लेकर के वो क्या करें कि जिससे सारी चीजें ठीक होने लग जाए? तो किसी एक विषय को लेकर के एक अच्छा सा टिप्स आपसे हम। देखिए, सबसे अच्छा उपाय है आप अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है उसे बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल हल्का रखिए। वहाँ पर कोई भी गंदगी या भारी चीज़ें, झाड़ू वगैरह है या चप्पल का स्टैंड है, वहाँ इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अपने घर को साफ सुथरा रखें, जितना हो सके उसको क्लीन रखें। अपने घर के नॉर्थ साइड में जो है आप क्रिस्टल का टर्टल भी रख सकते हैं, जो कछुआ होता है उसको पानी में रख सकते हैं। अपने घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, आप वहाँ पर बहुत सारे मोर के पंख रख सकते हैं, जिससे वहाँ पॉजिटिविटी वहाँ पर जो है, इस तरह की चीज़ें आप करें। और एक प्रश्न था छोटा सा कि छत में जो सामान रखते हैं लोग, जी, क्या वो किस हद तक वास्तु की दृष्टि से गलत है? देखिए, छत पर बिल्कुल भी कोई भी, आजकल लोग क्या करते हैं, घर का कोई स्टोर रूम का पुराना हाँ, सामान है, चलो वो छत फेंक पे दिया। रख दो, उसमें काम का नहीं है, चलो छत पे रख दो। सबसे ज्यादा वास्तु दोष यहीं से उत्पन्न होता है। आपकी बिल्कुल तरक्की रुक जाएगी, बिल्कुल लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। घर पे कोई भी टूटी पुरानी चीजें को वहां से हटा दीजिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी अगर आपको रखना है तो आप उसको बिल्कुल अपने साउथ डायरेक्शन में या फिर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, जो घर का सामान है, जो प्रयोग का नहीं है, जी। उसको आप उस दिशा में रख सकते हैं। फिर भी आप उसको ईस्ट में या नॉर्थ में वहां बिल्कुल मत रखिए, स्पेशली छत पर तो बिल्कुल भी मत रखिए। उसके हो ऊपर सके उतना बचाना है छत पे। हाँ, छत पे रखना नहीं है। अगर रखा भी है तो खुले आसमान के नीचे तो मत रखिए, और ईस्ट और नॉर्थ में तो बिल्कुल भी मत रखिए। ये मेरी सजेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद।